नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रजनीशब का स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में शादी का हर तरफ खुशी का माहौल था। घर के आंगन में शहनाइयां बज रही थीं, मेहमान खाना खा रहे थे और दुल्हन बनी लड़की अपनी जिंदगी के नए सफर के लिए तैयार हो रही थी। लेकिन अचानक उस लड़की के पिता के चेहरे पर एक चिंता की लकीरें खींच गईं। उसे एक ऐसी खबर मिल चुकी थी जिसने उसकी दुनिया को हिला कर रख दिया। फिर तुरंत अपनी बेटी को दुल्हन के रूप में ही लेकर के डीएसपी पूनम पांडे के ऑफिस में पहुंच जाता है और डीएसपी पूनम पांडे के सामने वह रोने लगता है और कहता है कि हे मैडम, आप मेरी बेटी की इज्जत बचा लीजिए। तब डीएसपी पूनम पांडे पूछती हैं, आखिर बात क्या है? तुम इतने ज़्यादा परेशान क्यों हो? इस दुल्हन को इस ऑफिस में लेकर क्यों आए हो? और तुम्हारी बेटी की इज्जत को भला क्या हुआ है? फिर वो व्यक्ति चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है और कहता है कि मैडम जी, मेरी बेटी की आज शादी थी और आज मेरी बेटी की इज्जत लुटने वाली है, इसलिए आज मैं अपनी बेटी को शादी मंडप से लेकर के आपके पास में आया हूँ। अब आप पर ही विश्वास है, हमारी मदद आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। तब उस व्यक्ति के कहने पर डीएसपी जो महिला थी वो पूछती है, आखिर हुआ क्या है, पूरी बात हमें बताओ, तभी तो हम तुम्हारा मदद कर पाएंगे। तब वह व्यक्ति डीएसपी पूनम पांडे को सारी बात बताता है। पूरी बात सुनने के बाद डीएसपी पूनम पांडे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और एकदम से दंग रह जाती है और सोचती है अभी भी इस देश में इस प्रकार के दरिंदे हैं। फिर डीएसपी पूनम पांडे वहां पर एक्शन लेने जाती है तो इनके साथ एक ऐसा काम किया जाता है जिसे देखने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, इस कहानी को पूरा बताने से पहले आपसे वही हमेशा अपील रहती है कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अब कहानी को विस्तार से समझते हैं। एक गांव में एक बड़ा ही दबंग आदमी रहता था। उसकी दबंगई का मकसद ये था कि पूरे गांव में उसी की चलती थी। गांव के लोग डर के मारे उसी की बात मानते थे। जो गरीब और कमज़ोर लोग थे उन पर उसका पूरा दबदबा रहता था। जब भी गरीबों लोगों को पैसे की ज़रूरत होती वो उन्हें पैसे तो दे देता था, लेकिन बदले में उनसे अपने खेतों और घरों पे मजदूरी करवाता था। उसकी वजह से गांव के गरीब लोग उसके मजदूर जैसे बन गए थे। दबंग आदमी अपनी मनमानी करता था और गांव वालों को उसकी हर बात माननी पड़ती थी। गांव वाले उसका कुछ नहीं कर पा रहे थे। उस गांव में उसको जो भी लड़की अच्छी लगती थी उसके साथ गलत हरकतें करता था। उस गांव में कोई भी सुंदर लड़की दिख जाती थी तो वह उसी समय उसको अपने घर पे बुला लेता था। जब लड़की उसके साथ नहीं जाना चाहती थी तो जबरन उसको ले जाता था। उस लड़की के साथ गलत हरकतें किया करत था, उसको उसके गांव वाले कुछ नहीं कर पा रहे थे। इतना ज़्यादा गुंडागर्दी था उसके गांव में, केवल उसकी ही चलती थी। उसके गांव के लोग डर की वजह से उसकी ही बात माना करते थे। वहीं पर वह व्यक्ति जो गरीब वर्ग के लोग थे उन लोगों पर वो अपना पूरी तरीका से अधिकार कर लिया था। वह उस गांव का मालिक बनकर रहता था। उस गांव में उसके बिना परमिशन के कोई काम नहीं होता था और सभी गांव वालों को नौकर के समान बनाकर रखा था। यूं मानिए वह अपने इशारे पर पूरे गांव के लोगों को नचाता था और इसके अलावा कोई भी गांव का व्यक्ति उसकी बात नहीं मानता था तो उस व्यक्ति के लिए वह बहुत बड़ा सजा देता था और उसके पूरा परिवार को बहुत ज़्यादा परेशान करता था। इसीलिए सब लोग उससे डरते थे क्योंकि उसके पास में बहुत बड़ी पावर थी, उसके पास बहुत सारे बंदे थे। यदि कोई गरीब व्यक्ति उसके खिलाफ जाने की कोशिश भी करता तो उसे वह पकड़ करके गांव के चौराहे पर सभी लोगों के सामने सजा देता था। इसलिए डर की वजह से कोई भी उसके खिलाफ नहीं जाता था। उसने अपना खुद का नियम बना के रखा था जो हर शादीशुदा लड़की के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं था। जब भी कोई भी गांव में किसी लड़की की शादी होती तो विदाई होने से पहले उस दुल्हन को वह अपने घर पर बुलाता था और फिर उसके साथ में वही सबसे पहले सुहागरात मनाता था। वह अपने अपने गांव में ये ऐसी परंपरा चला करके रखा था, जब तक वो दुल्हन बनी हुई लड़की के साथ में एक रात सो नहीं लेता था तब तक उस लड़की की नहीं विदाई होने देता था। वह जबरन लड़की के साथ रात बिताता और उसके बाद ही उस जोड़े की विदाई होने देता। उसकी मर्जी के बिना कोई भी लड़की अपने ससुराल नहीं जा सकती थी। इस अमानवीय नियम ने पूरे क्षेत्र को डर और लाचारी की जंजीरों में जकड़ दिया था।
उसके आदमियों का नेटवर्क इतना मजबूत था कि हर गांव और नगर में यह निगरानी रखते थे कि कौन कौन सी गांव में हम लोगों को बिना बताए शादी हो रही है, और वे यह भी सुनिश्चित करते थे कि कहीं कोई उनके खिलाफ कदम तो नहीं उठा रहा है। उसके आदमी हर गांव नगर में घूम घूम कर यह पता लगाते कि कहीं कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो उसकी आदेश का पालन न कर रहा हो। जो भी उसकी मर्जी के खिलाफ जाने की कोशिश करता उसे बड़ी बेरहमी से सजा दी जाती थी। लोग इतने डर गए थे कि उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत तक नहीं कर पाते थे। यह सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। हर गांव, हर नगर में जब भी किसी लड़की की शादी होती, वो दबाक शर्तें थोप देता। 30 नहीं, 60 नहीं, बल्कि 140 से भी ज्यादा लड़कियों के साथ उसने गलत तरीके से संबंध बना चुका था। शादी के दिन हर परिवार के मन में खुशी की जगह डर और अपमान भर जाता था। किसी भी लड़की की विदाई दबंग रघुनाथ के मर्जी के बिना नहीं होती थी। लोग उसकी इस बेरहम हरकत से तंग आ चुके थे, लेकिन उसका प्रभाव और डर इतना ज्यादा था कि कोई भी उसका सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। जो भी उसकी बात नहीं मानता, उसका अंजाम बहुत बुरा होता था। उसका आतंक अब केवल एक गांव तक सीमित नहीं था। पूरे क्षेत्र में उसकी दबंगई का ऐसा आलम था कि लोग अपनी बेटियों की शादी से पहले ही डरने लगते थे। वे सोचते थे कि अगर उसको पता चल गया तो क्या होगा। उसकी मनमानी और उसके आदमियों की निगरानी ने लोगों की जिंदगी को नरक बना दिया था। इस तरह उसका आतंक और अमानवीयता बढ़ती ही जा रही थी। लोग बेबस और मजबूर होकर उसकी हर शर्त मानते जा रहे थे। उसी गांव में एक इज्जतदार और सुलझे हुए व्यक्ति का नाम था रामस्वरूप। वह अपनी ईमानदारी और खानदानी प्रतिष्ठा के लिए जाने जाते थे। रामस्वरूप के जीवन की सबसे बड़ी खुशी उसकी बेटी राधा थी, जो अब धीरे धीरे जवान हो रही थी। राधा सुंदर, संस्कारी और अपने पिता की परछाई थी, लेकिन रामस्वरूप के लिए यह खुशी एक बड़ी चिंता बन चुकी थी। लेकिन उस गांव में वो दबंग व्यक्ति था जो अपनी ताकत और क्रूरता के लिए मशहूर था। उसके पास इतना पैसा और शक्ति थी कि गांव का हर व्यक्ति उससे डरता था। वह गरीबों को सताने और गांव की महिलाओं की इज्जत से खिलवाड़ करने में पीछे नहीं हटता था। उस दबंग का आतंक ऐसा था कि पुलिस भी उसके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करती थी। रामस्वरूप हर रोज अपनी बेटी राधा को देखकर डर से सहम जाते थे। उसकी एक ही चिंता थी कि अगर उस दबंग की नज़र मेरी बेटी पर पड़ गई तो वह उसकी इज्जत बर्बाद कर देगा। ये डर उसकी नींदें उड़ा चुका था। एक दिन शाम को जब रामस्वरूप चुपचाप घर के बाहर बैठे थे, उनकी पत्नी जानकी ने उन्हें परेशान देखा। वह उनके पास आई और पूछा, क्या बात है जी, आप इतने परेशान क्यों रहते हैं? राधा अब जवान हो गई है, हमें उसकी शादी के लिए अच्छा घर देखना चाहिए। उसकी उम्र निकल रही है और हम पर उसकी जिम्मेदारी है। रामस्वरूप यह सुनते ही फूट फूट कर रोने लगे। वह अपनी पत्नी से बोले कि तुम्हारी बात सही है बेटी, हमारी जवान हो चुकी है, उसका विवाह करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन मेरी चिंता सिर्फ यह नहीं है कि उसकी शादी कैसे होगी। मेरी असली चिंता यह है कि शादी के बाद अगर वो दबंग ने उसकी इज्जत पर हाथ डाल दिया तो हम क्या करेंगे। फिर रामस्वरूप की यह बात सुनकर उनकी पत्नी का दिल भी बैठ गया। उसने उदासी भरे स्वर में कहा, हम गरीब और कमजोर लोग उसकी ताकत के आगे कुछ नहीं कर सकते। अगर उसकी बात नहीं माने तो उसने लोगों को कैसी कैसी सजा दी है, ये सब हमने देखा है। हम तो जैसे उसके गुलाम बन गए हैं। उसके पिता रामस्वरूप और उसकी पत्नी दोनों इस चिंता में डूबे रहते थे कि पुलिस जो है उसी के यहाँ पर आती है, जैसा वो कहता है पुलिस वैसा ही करती है। यदि ऐसे हालातों में यदि हम पुलिस के पास में जाएं तो पुलिस भी हमारी क्या मदद करेगी, क्योंकि पुलिस यहाँ की खुद उससे डरती है। ये सोचकर वह भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिरकार अब जो आगे होगा वह सब कुछ देखा जाएगा। अब धीरे धीरे करके अपनी बेटी की विवाह की व्यवस्था करने लग जाते हैं। शादी की जब पूरी तरीक़ा से व्यवस्था करता है और शादी की जब तारीख तय हो जाती है तो कुछ दिन बाद बारात आने वाली थी और इसके पिताजी अपनी बेटी की बारात वालों की खाने पीने की तैयारियां करा रहा था। चारों तरफ से खाने होने की तैयारियां चल रही थी। लेकिन जब शाम के समय में बारात आती है और बड़े अच्छे ढंग से बारात की खातिरदारी होती है और सुबह के समय में जब विदाई का समय आता है
तब तक सूचना उसी दबंग के पास में आ जाती है और वो भी सूचना वापस भेजता है कि भाई तुम अपनी बेटी का विवाह कर रहे हो, लेकिन विदाई करने से पहले अपनी बेटी के लिए आप हमारे यहाँ पर लेकर के आओ। पहले एक रात हम इसके साथ में सोएंगे। जब इस सूचना के लिए वो लड़की का पिता सुनता है तो एकदम से उसका कलेजा दहल जाता है और वह मन में सोचने लगता है कि आखिरकार अब मैं क्या करूं, खुद खुशी कर लूं या फिर आत्महत्या कर लूं या फिर मैं अपनी बेटी के लिए हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दूं। लेकिन मैं अपनी आंखों से अपनी इस बेटी के लिए इस दरिंदे के हवाले नहीं कर सकता हूं। यदि यही सब ऐसा चलता रहा तो एक दिन मैं कुछ ना कुछ गलत कदम ज़रूर ही उठा लूँगा। तब सभी लोग उसके लिए समझाते हैं कि देखो भाई, आखिर मजबूर है, हम लोग कर भी क्या सकते हैं, अब तुम कोई भी गलत कार्य मत करो। तब उसके दिमाग में एक बात आती है और वो तुरंत अपनी बेटी के लिए उसी दुल्हन के रूप में अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर के तुरंत शहर में आ जाता है और शहर में थाने भी नहीं जाता है, वह सीधे ही महिला डीएसपी ऑफिस में पहुंच जाता है। जो महिला डीएसपी थी, जिसका नाम पूनम पांडे था, वो महिला अपने कार्य के लिए बहुत ज़्यादा शक्त थी। अपने कार्य बड़े निष्ठा भाव के साथ में करती थी और समाज का काम तो इस प्रकार से करती थी जैसे मानो कि वह स्वयं का ही काम कर रही हो। इस वजह से वह लोगों की नज़र में बहुत ज़्यादा विकसित हो गई थी। जब पुलिस कार्य नहीं करती थी तो महिला डीएसपी के पास में जब शिकायत पहुंचती थी तो पुलिस आगे आगे भागती थी, क्योंकि महिला डीएसपी जो थी बड़ी ईमानदारी के साथ में वो कार्य किया करती थी और वो इस बात के लिए सोच रही थी पूरे ज़िले में मैं तैनात रहूं और वो क्राइम का नाम और निशान हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूं। बस महिला डीएसपी का इसी बात पर फोकस था। जब रामस्वरूप महिला डीएसपी के पास जाता है तो महिला डीएसपी वो अपने ऑफिस में बैठकर रिपोर्ट्स देख रही थी। तभी वहाँ पे रामस्वरूप को देखती है तो उसके चेहरे पर डर और आंसुओं का सैलाब था। वह डीएसपी के सामने घुटनों के बल बैठ गया और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे कि मैडम जी, मेरी बेटी की इज्जत बचा लीजिए, आज मेरी बेटी की जिंदगी खतरे में है। डीएसपी जो अपने सख्त रवैये के लिए जानी जाती थीं, वो यह दृश्य देखकर चौंक गईं। उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, भाई ऐसी कौन सी बात हो गई है जो तुम इस तरह मेरे ऑफिस में आकर घुटनों के बल बैठ गए हो? क्या घटना हुई है? कौन तुम्हें और तुम्हारी बेटी को परेशान कर रहा है? बताओ, बिना डरे सब सच सच बताओ। तो उसके पिता रोते रोते कहने लगे कि मैडम जी, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं ईमानदारी से अपनी ज़िंदगी जीता हूँ। मेरी एक ही बेटी है राधा, उसकी शादी बड़े अच्छे तरीक़ा से हुई है, अच्छे तरीक़ा से बारात आई है और बारात की भी मैंने खातिरदारी बड़े बढ़िया ढंग से की है। इसके 7 फेरे भी हो चुकी है, विवाह जो है पूर्ण तरीक़ा से हो चुका है। लेकिन मैं अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए, इसकी इज्जत कहीं दांव पर ना लग जाए, इसलिए मैं आपके ऑफिस में आपके पास आया हूँ। कृपया करके मैडम जी, आप हमारी ऐसी कठिन घड़ी में मदद कीजिए। तब महिला डीएसपी कहती है कि तुम यही बातों पर घुमा फिरा रहे हो, आखिर बात सच सच क्या है? सच सच बात हमें बताओ। तब वह व्यक्ति मैडम के सामने बैठ करके बताने लगता है कि हे मैडम जी, हमारे गांव का, हमारे यहाँ का जो दबंग व्यक्ति है, हमारे गांव में जितनी भी लड़कियों की शादी हो जाने के बाद में जब विदाई होती है, तब वह दरिंदा अपने यहाँ पर बुलाकर के विदाई से पहले बेटियों की इज्जत लूटता है, उनकी इज्जत के साथ में खिलवाड़ करता है उस पिता के मुख से। जब ये बातें महिला डीएसपी पूरी तरीक़ा से सुन लेती है तो महिला डीएसपी का पारा काफ़ी हाई चढ़ जाता है। गुस्से की वजह से चेहरा लाल पड़ जाता है और कहने लगती हैं और सोचने लगती हैं, तुम्हारे ऊपर वो इतना ज़्यादा जुल्म करता है, इतनी दबंगई दिखाता है और नगरवासी सभी उसके दबाव में रहते हैं, कोई भी नगरवासी उसका विरोध नहीं करता है। तब वह पिता कहते हैं कि हे मैडम जी, विरोध तो हमारे नगर के बहुत से लोगों ने किया, लेकिन उन लोगों के लिए उसने अपने आदमियों से कह करके चौराहे पर उल्टा लटका करके ऐसी ऐसी मार लगवाई है कि उनका बचना भी दुर्लभ हो गया है। उनका ट्रीटमेंट भी डॉक्टर लोग करने से मना कर रहे हैं। वह दरिंदा विरोध करने वाले व्यक्ति के लिए ऐसी कठोर सज़ा देता है, आखिर इतने पावर हो जाने के बाद भी उसका साधारण सा व्यक्ति कौन क्या कर सकता है? पुलिस यदि थाने से भी जाती है, वह भी उसी के पक्ष में बोलती है। यदि कोई थाने में जाकर रिपोर्ट करे तो थाने के पुलिस वाले भी उसी दबंग वाले के पास में बैठते हैं, उसी के साथ भोजन करते हैं
और उससे मिलकर के बातचीत करके पुण्य वापस अपने थाने के लिए लौट कर चले जाते हैं। कहीं से कहीं तक हमारी मैडम जी सुनवाई नहीं होती है, इसलिए सभी लोग चुपचाप रह कर के अपनी अपनी बेटियों की शादी करते हैं और विदाई से पहले हर बेटी को उसके घर भेज देते हैं। तब उसके बाद में वह कहीं विदाई होने देता है। जब उस पिता के मुख से महिला डीएसपी इस बातों के लिए सुनती है तो आश्वासन देती है कि हे भाई, आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पूर्ण तरीका से मदद करूंगी। आप अपनी बेटी को यहीं पर बैठा दो और अपनी बेटी का जो दुल्हन का जोड़ा है वो मुझे दे दो। मैं दुल्हन बनकर उसके पास जाऊंगी। फिर दुल्हन बनकर थाने के लिए फ़ोन लगाती है। फ़ोन करके कहती हैं तो थाने वाले कहते हैं कि हे मैडम जी, वो बहुत बड़ा पावरफुल व्यक्ति है और उसके ऊपर पॉलिटिक का हाथ भी है, इसलिए पुलिस उसका कुछ भी नहीं कर पाती है। और आप भी जब जाए तो बड़ी सतर्कता के साथ में उसके ऊपर हाथ डाले, अन्यथा कुछ भी घटना घटित हो सकती है, क्योंकि उस व्यक्ति का नेटवर्क जो है वह बहुत बड़ा है। उसका जो नेटवर्क है बहुत फैला हुआ है, इसलिए कोई व्यक्ति उसका सामना नहीं कर पाता है। जब थाने की पुलिस के मुख से महिला डीएसपी जब इन बातों के लिए सुनती है तो उन्हें एकदम से फटकार लगाती है और कहती है कि तुम सभी पुलिस वाले डूब करके मर जाओ, तुम्हें शर्म आना चाहिए। तुम पुलिस प्रशासन में होते हुए भी और कायरों जैसी बातचीत कर रहे हो। जब जनता ऐसी बातें करे तो पुलिस के पास में आती है, और जब पुलिस ही ऐसी बातें करेगी तो जनता कहाँ जाएगी। महिला डीएसपी थाने के सभी स्टाफ के लिए बहुत ज़्यादा डांट फटकार लगाती है और थाना अध्यक्ष से फ़ोन लगा करके कहती है, तुम्हारे पास में जितनी भी फोर्स है उसे तुरंत ही सिविल ड्रेस में तैयार करो। और कई थाने की पुलिस के लिए महिला डीएसपी जो थी फ़ोन कर देती है कि तुरंत पुलिस फोर्स लेकर के उस गांव पर पहुंचो, उस गांव के लिए चारों तरफ से घेर लो। तभी महिला डीएसपी के फ़ोन पहुंचते ही 5 स्थानों की पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। कुछ लोग सिविल ड्रेस में महिला डीएसपी के साथ में जाते हैं और महिला डीएसपी जो होती हैं उसी लड़की का जो जोड़ा होता है दुल्हन वाला, महिला डीएसपी उसी जोड़े को पहन लेती है और दुल्हन बन करके उसी व्यक्ति के घर पर पहुंच जाती है और उस व्यक्ति से कहती हैं, ये बताओ हमें लेने के लिए कोई आएगा या फिर वहाँ पर हमें स्वयं ही जाना पड़ेगा। तब वह पिता कहता है, मैडम जी तुम्हें स्वयं वहाँ पर जाना पड़ेगा, वह आता किसी के यहाँ पर नहीं है, केवल उसके पास में सूचना ही आती है और सूचना तो हमारे यहाँ पर सुबह ही आ चुकी है और एक बार सूचना और भी आ चुकी है। यदि हमने तीसरी बार लड़की के लिए उसके पास में नहीं भेजा तो फिर कुछ भी कर सकता है, यहाँ पर आकर के वो आतंक मचा देगा। तब वह कहती है, ठीक है मुझे लेकर के चलो उसके पास में। अब महिला डीएसपी दुल्हन के निवास में उसी के पास में जाती हैं, उसी व्यक्ति के पास में जो लड़की का पिता होता है। वह अपनी बेटी बना करके महिला डीएसपी के लिए दुल्हन वाला जोड़ा पहना करके उसी बादशाह व्यक्ति के घर पर पहुंच जाता है और दरवाजे पर पहुंच करके आवाज़ लगाता है कि हे बाबूजी, आज मैं आपके दरवाजे पर अपनी बेटी को लेकर के आ गया हूं। ये बात जब वह सुनता है तो निकल करके आता है और कहता है कि तू बहुत बड़ा बाला बदमाश हो रहा है। मैं 2 सूचनाएं मैंने तेरे पास भिजवाई, एक खबर में ही पहले से पहले आकर के लोग अपनी लड़की को यहाँ पर छोड़ जाते हैं और तेरे पास में 2 सूचनाएं पहुँच गई। फिर वह कहता है कि बाबूजी क्षमा करना, काम मेरे पास में बहुत ज़्यादा था और अपने घर में करने वाला केवल मैं अकेला ही हूँ। कोई भी व्यक्ति मेरे साथ कार्य में हाथ नहीं बटा रहा था, इसलिए मुझे देर हो गई और मैंने सोचा सारा काम मैं समेट दूं तभी मैं आपके पास में जाऊं। तब वो कहता है, चल इस लड़की के लिए अंदर भेज। वह व्यक्ति कहता है कि हे मैडम जी आप अंदर जाइए। जब उस व्यक्ति के कहने पर मैडम जी अंदर जाती हैं तो अंदर जाकर देखती है कि उस दबंग व्यक्ति के रूम में एक शराब की बोतल रखी हुई है। वहीं पर उसके जो औजार थे गुप्ती वो भी सभी रखे थे और बाकी बंदूकें भी इधर उधर टंगी हुई थी। पूरा उसने झाड़ खाना बना करके रखा था और फिर उसके बाद में मैडम से कहता है, इस बेड पर जा कर के तुम लेट जाओ। उस दबंग आदमी की बात सुन करके मैडम डीएसपी जो थी वहीं पर बैठ जाती है और फिर उसके बाद में वह अपने वस्त्रों को उतार करके मैडम डीएसपी के पास में आता है। लेकिन उस दबंग व्यक्ति के लिए इस बात की जानकारी नहीं थी कि यह महिला जो है वो एक डीएसपी है। वो तो उसी व्यक्ति की लड़की के लिए समझ रहा था। उसी गांव की जैसे ही वह दबंग व्यक्ति आकर के दुल्हन के घूंघट के लिए हटाता है, तैसे ही महिला डीएसपी तुरंत उस दबंग व्यक्ति के हाथ को पकड़ करके जल्दी से मैडम उसके 2 तमाचे लगा देती और वहीं पर
रिवॉल्वर से उसे डराने धमकाने लगती है और कहती हैं, यदि तूने जरा सी भी होशियारी की तो मेरी पिस्तौल की गोली तेरे दिमाग के लिए छलनी कर देगी। आज तेरी सारी हेकड़ निकल जाएगी। तूने बहुत सारा जुल्म कर लिया इस गांव के लोगों के ऊपर। बहुत ज्यादा तूने इस नगर की लड़कियों के लिए अपना दुल्हन का शिकार बना लिया। न जाने कितनी लड़कियों के साथ में तूने सुहागरात मना ली। अब तेरी सुहागरात उस ससुराल में बनेगी जहां पर तेरे जैसे हजारों कैदी बंद हैं। इस बात को सुनकर के बहे दबंग व्यक्ति समझ जाता है और कहता है कि हे मैडम जी, आज तुम मुझसे गलत पंगा ले रही हो और तुम्हें पता नहीं है मेरी बहुत बड़ी पावर है। कोई भी प्रशासन मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए तुम मेरे लिए छोड़ दो और तुम अपनी सलामती चाहती हो तो यहाँ से तुम तुरंत ही चली जाओ। तब मैडम डीएसपी कहती हैं, अब तो तुझे पता चलेगा कि आखिर अब खैर किसकी नहीं है। उसी समय पर महिला डीएसपी जो थी वो तुरंत डीएम साहब के लिए फ़ोन करती हैं और इधर एसपी साहब से भी कहती हैं कि ऐसी ऐसी वारदात इसके पास में बरामद हुई है। तो वहाँ से डीएम साहब भी और एसपी साहब भी सभी लोग उसी गांव में आ जाते हैं और फिर उसके बाद में अपनी फोर्स के लिए भी वो फ़ोन करते हैं। इधर एसपी साहब भी अपनी पुलिस के लिए आदेश करते हैं। इसके अलावा उस दबंग व्यक्ति के जितने भी पालतू कुत्ते थे उन सभी के लिए पुलिस जाकर के गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करवाने के बाद में तुरंत महिला डीएसपी जो थी उस दबंग व्यक्ति के लिए भी गिरफ्तार करवा लेती हैं और गिरफ्तार करवाने के बाद में पुलिस की पूरी फोर्स उस गांव के लिए चारों तरफ से घेर लेती है। अब तो नगर के चारों तरफ पुलिस के हूटर ही हूटर बज रहे थे। अब उस दबंग व्यक्ति के लिए महिला डीएसपी जो थी गिरफ्तार करवा लेती हैं। उसका जो मकान होता है, तब कोर्ट से आदेश लेने के बाद डीएम साहब और एसपी साहब उसे तुरंत ही जेसीबी की मदद से उसे गिरवा देते हैं। इस प्रकार से उस दबंग व्यक्ति का घर मकान सारा तहस नहस कर देते हैं। उसके बाद में उस दबंग व्यक्ति का गांव से नाम और निशान मिटा दिया जाता है। इस कहानी का अंत यहीं पर होता है। हमारा उद्देश्य इस कहानी को सुनाने के पीछे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि इन कहानियों के माध्यम से हम आपको जागरूक करना चाहते हैं